नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बैटल ऑफ हाइडेस्पीस के बारे में, जो जिसे बैटल ऑफ झेलम या झेलम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये बैटल जो है 326 बीसी में लड़ा गया था, अर्थात लगभग 2346 साल पहले। ये युद्ध जो है यूनानी एम्परर सिकंदर और किंग ऑफ पंजाब पोरस के बीच लड़ा गया था। अगर बात की जाए इस समय धर्म की, तो इस समय जैन और बौद्ध धर्म का उल्लेख सबसे ज़्यादा था। अगर सिकंदर के देखा जाए तो सिकंदर एक मकदूनिया के राजा फिलिप नाम था उनका, उसका पुत्र था। मकदूनिया जो कि यूनान की एक छोटी सी रियासत थी, और वहाँ के जो निवासी है उन्हें यवन कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर जो है 20 साल की अवस्था में राजा बन जाता है। राजा बनने के बाद उसका सबसे पहला काम जो होता है फारस पर विजय प्राप्त करना। फारस पर विजय का प्राप्त करने के पीछे उसका उद्देश्य था कि मकदूनिया और फारस यानी यूनान और फारस के रिलेशन जो थे वो पहले से ही अच्छे नहीं थे। उसके पीछे ये रीज़न था कि 492 बीसी में मार्जेनियस नामक एक सम्राट था फारस का, जिसने यूनान को जीता था और उसकी राजधानी एथेंस को जला के राख कर दिया था। जिसके बाद यूनान और फारस के जो रिलेशन थे वो कभी अच्छे हो ही नहीं पाए। उसके बाद सिकंदर जब राजा बनता है तो उसने अपने 30,000 पैदल सैनिकों, 5,000 घोड़सवार सैनिकों और फारस के साथ फारस को जीत लेता है। और जीतने के बाद उसके बाद उसका सपना होता है सिकंदर का कि वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। उसके बाद वो सोचता है कि क्यों न एशिया की तरफ निकला जाए, तो अपना प्रस्थान एशिया की तरफ करता है। उसके बाद तुर्किस्तान, अफ़गानिस्तान को पहले जीतता है। अफ़गानिस्तान से होकर बलख से काबुल का मार्ग पकड़ता है वो। उसके बाद हिंदू कुश को पार करते हुए कोहिदामन की घाटी पर पहुंचता है। ओहिंद नामक स्थान पर वो 30 दिनों तक विश्राम करता है वहाँ पे। और सिंधु नदी के पास तक्षशिला राज्य, जो कि जहाँ के राजा आम्भी थे, सबसे पहले उनको अपने वश में करता है इन द सेंस कि उनके पास अपने प्रतिनिधियों को भेजता है कि आप आत्मसमर्पण करने के लिए। और राजा आम्भी जो है, चूँकि पंजाब के राजा पोरस से उनके संबंध अच्छे नहीं थे, जिसके कारण वो सिकंदर से मिल के और अपना बदला लेना चाहते हैं, इसीलिए वो सिकंदर से मिल जाता है। और मिलने के पश्चात उन्होंने 30 हाथियाँ, 30,000 बैल और 10,000 भेड़ों और चांदी के अनेक सिक्के सिकंदर को भेंट करते हैं। अगर बात की जाए कि उसके बाद सिकंदर क्या करता है, तो सिकंदर उसके बाद पंजाब के राजा पोरस के पास अपने प्रतिनिधियों को भेजता है कि जाओ वहाँ पे और राजा पोरस को भी आत्मसमर्पण करने के लिए कहो। लेकिन जब सिकंदर के प्रतिनिधि राजा पोरस के दरबार में पहुँचते हैं और ऐसा बोलते हैं, तो पोरस इस बात पर गुस्सा हो जाते हैं और साफ मना कर देते हैं कि हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, हम युद्ध करेंगे। तो सिकंदर को ये एहसास हो जाता है कि राजा पोरस से युद्ध करना ही पड़ेगा। ऐसा माना जाता है कि आम्भी का जो तक्षशिला राज्य था, भारत में सिकंदर का वो पहली जीत थी बिना युद्ध के। इसके बाद वो पोरस से युद्ध करने आता है, तो ये युद्ध जो है झेलम नदी के तट पर लड़ा जाता है। और युद्ध में भी कई कारण थे इसके पीछे राजा पोरस की हार के। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि सिकंदर जब नदी के दूसरी तरफ, जिसका नाम जयलालपुर था, उस झेलम के दूसरी तट पर पहुंचा, और पोरस की सेना जब झेलम नदी के दूसरी ओर यानी पूर्वी तट पर पहुंची, तो सिकंदर जब पोरस की सेना में हाथियों की इतनी बड़ी संख्या देखता है, अर्थात पोरस की सेना में लगभग 200 हाथी थे और सिकंदर की सेना में हाथी नहीं थे, तो हाथियों को देखकर सिकंदर घबरा जाता है कि इतने हाथियों का सामना मेरी सेना कैसे करेगी। और उससे भी ज़्यादा जो चैलेंजिंग पॉइंट था कि झेलम नदी उस समय काफ़ी उच्च स्तर पर थी। उस समय चूँकि बरसात का मौसम था, जिसके कारण झेलम नदी के जो पानी का स्तर था वो काफ़ी ऊंचा था, जिसके कारण सिकंदर सोच रहा था कि अगर इस अवस्था में नदी पार करते हैं तो उसकी सेना तो वैसे ही आधी से ज़्यादा सेना वैसे ही मारी जाएगी। तो वो प्रतीक्षा करता है कि मौसम सही हो, उसके बाद झेलम नदी को पार किया जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तब सिकंदर दूसरा रास्ता अपनाता है। उसे एक टापू नज़र आता है उसी बीच में, तो वो सबसे पहले ये डिसाइड करता है कि उस टापू पे जाना है। उस टापू पे कुछ सैनिकों के साथ जाता है और सोचता है कि वहाँ से मैं झेलम नदी के दूसरे तट पर, अर्थात जिधर पोरस की सेना खड़ी है, उधर जाऊँगा। लेकिन स्थिति वैसी ही रहती है, क्योंकि झेलम नदी का जो प्रवाह है, जो नदी का पानी है, इतना तेज़ बह रहा था कि वहाँ से भी उसको पार करना उतना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी सिकंदर की सेना जो है हिम्मत करके उस नदी में प्रवेश करती है और धीरे धीरे पार करने लगती है। और सबसे पहले सिकंदर एक चाल चलता है कि पोरस की सेना को भटकाता है, अर्थात उनके सैनिकों के बीच में एक खबर फैला देता है
कि जो सिकंदर की सेना है वो नदी को पार करने के लिए रेडी हो गई है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं होता है। तो ऐसी खबर जो है कई बार फैलती है, जिसके कारण पोरस की सेना कई बार नदी के तट पे आती है, रात भर बारिश के मौसम में खड़ी रहती है, उसके बाद थक जाती है, उसके बाद चली जाती है, क्योंकि पोरस सिकंदर की सेना आती ही नहीं थी। तो ऐसा ही 3-4 बार हुआ, जिसके कारण पोरस की जो सेना थी काफ़ी थक चुकी थी। उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि सिकंदर सच में झेलम के दूसरे तट की तरफ प्रस्थान करता है, और इसके बाद वो प्रस्थान करने के पश्चात सबसे पहले पोरस के जो पुत्र था उसकी हत्या करता है। अर्थात पोरस का जो पुत्र था वो नदी के तट पे रात को पहरा दे रहा था अपने कुछ सैनिकों के साथ, तो सबसे पहले उसकी हत्या होती है, क्योंकि सिकंदर की इतनी बड़ी सेना के सामने पोरस के कुछ सैनिकों की क्या औकात। तो ऐसा उसके बाद सबसे पहले सिकंदर उनकी हत्या करता है। उसके बाद अचानक जब सिकंदर की सेना पोरस की सेना पर अटैक करती है, तब पोरस की सेना अचानक रेडी हो जाती है। उसके बाद युद्ध शुरू हो जाता है। सिकंदर जब देखता है हाथियों, जो कि पोरस की सेना में हाथी जो थे वो काफ़ी तबाही मचा रहे थे सिकंदर की सेना में, तब सिकंदर ने अपनी सेना को बाईं तरफ से अटैक करने के लिए बोला। उसके बाद पोरस ने भी अपनी सेना को बाईं तरफ मोड़ दिया। पोरस की सेना में जो तीरंदाज यानी धनुष जो लिए हुए व्यक्ति थे, वो लोग सिकंदर की सेना पर भारी पड़ रहे थे, जिसके कारण सिकंदर को ऐसा लग रहा था कि शायद वो युद्ध नहीं जीत पाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिकंदर युद्ध जीत जाता है। और पोरस की हार में एक मुख्य कारण माना जाता है कि हाथी ही पोरस की हार में एक मुख्य कारण थे। उसके पीछे रीज़न ये था कि जब सिकंदर के सैनिकों ने हाथियों पर प्रहार करना शुरू किया, अर्थात तीर बरसाने शुरू किए, तो हाथी इतने जख्मी हो चुके थे कि वो भागने लगे, और भागने के दौरान उसने सबसे ज़्यादा जो नुकसान किया वो पोरस की ही सेना का किया, जिसके कारण पोरस की सेना की हार होती है। लेकिन अंत में क्या होता है, सिकंदर जो है पोरस की इस महानता को देखते हुए वो राजा पोरस से काफ़ी प्रभावित होता है, और अंत में वो पोरस को राज्य समेत पूरा उनका राज्य वापस कर देता है, और सिकंदर और पोरस बाद में चल कर मित्र हो जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।